Going on with revision, today we have set. We will cover this inshallah today, and then I will show you the same topic in Kaplan. I would like you to just read 2 points from there and note down somewhere so that you can revise it as well. And then I will also show you the some of the MCQs over there, and I will guide you onto that because again I would say this topic is very important. And the last day, then when I would have class with you, I would just tell you just as a I would say revision in a way that what topics you are not going to miss when you are going to revise yourself. तो मैं आपको सारा बता दूंगी. अब जहाँ तक क्लासेस की सवाल होता है, आपका ये वीक यानी कल भी क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट आपका वीक बन रहा है. उससे आगे मैंने देखा है कि 15th हमारी डेडलाइन है और दैट में बी जो कि फॉल कर रही है फ्राइडे को. तो आई वुड टॉक टू मैनेजमेंट. अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई. अगर तो हम 15, 16, 17 को कर सकते हैं तो हम वो तीनों दिन अवेल कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर मैं देखती हूँ कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग क्लासेस अर्लियर, 15 से पहले 2-3 अगर हो जाए तो देन इट्स गोइंग टू बी कंप्लीशन. तो इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट हो जाएगा. वैसे भी जो लोग रेगुलर हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए बिकॉज हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी है. तो यहाँ पर हम देखने लगे हैं कि ये टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल्स का. बड़ा प्रोमिनेंटली आपकी बुक में सिलेबस आउटलाइन में इसका जिक्र है. तो इसमें हमने जो पिछला टॉपिक खत्म किया है वो लेटर्स के ऊपर था, और आपको बताया था कि लेटर्स के पार्ट्स, लेटर्स की तमाम टाइप्स का आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, उनके पार्ट्स, एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लान है, आपका जो है न्यूट्रल मैसेज है, या आपका गुड न्यूज़ प्लान है तो आपका डायरेक्ट प्लान है, इनडायरेक्ट प्लान है तो आपका बैड न्यूज़ मैसेज है, बफर यूज़ करना है आपने, और एक आइडा प्लान था विच इज़ एक्चुअली इनडायरेक्ट है, और परसुएसिव प्लान उसको कहते हैं. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इसमें से आपको पेपर में सेट करते वक्त ज़रूर सवाल आते हैं. तो आई विल अगेन गाइड यू ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कांट मिस. और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको सवाल आएंगे वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एक्सियम और आपके यूनिवर्सल पे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं. तो मैंने आपको जितना आपकी ICME की से बुक है उसके अंदर से भी आपको बता दिया, और इसके अलावा आपको मैंने बता दिया है दूसरा जो कि आपने जो पार्ट्स है उसके यानी IPC के एक्सियम और यूनिवर्सल्स आप करोगे. जी, सवाल क्या है आपका? तैमूर अली पूछ रहे हैं, सिग्नेचर लेटर का कौन सा इसेंशियल पार्ट है? सिग्नेचर लेटर का देखो, ये कौन सा पार्ट होता है? ये इसेंशियल पार्ट है, ये नॉन इसेंशियल पार्ट नहीं है. ठीक है, इसेंशियल पार्ट है. आपने फॉर्मल खतों में सिग्नेचर जरूर करना होता है. ये ऑप्शनल पार्ट्स वो होते हैं जो आप छोड़ भी सकते हो, जैसे इंक्लोजर नोटेशन ऑप्शनल पार्ट है, CC ऑप्शनल पार्ट है. कुछ लोगों का ख्याल है सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, लेकिन स्टिल सब्जेक्ट लाइन भी ऑप्शनल पार्ट होता है. लेकिन जो कंपल्सरी पार्ट्स आते हैं जिसमें आपका हेडर आता है, जिसे आप लेटर हेड कहते हो, और इनसाइड एड्रेस है, डेट है, ये रेफरेंस नंबर है, और सैल्यूटेशन है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है जब आप करते हो उसमें ये है. अच्छा, ये लिखा हुआ 7th पार्ट है. अच्छा, ये आपको पेपर सब में सवाल नहीं आने लगे, ये नहीं आएंगे. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, इस तरह के सवाल नहीं आपको आएंगे. 7th, 4th, 5th कभी भी नहीं मैंने देखे इस तरह के सवाल. फॉरगेट इट. वो आपसे सिर्फ आपसे नॉलेज लेगा. ठीक है, इस तरह तो तरतीब किसी की भी नहीं होती. मैं किस तरतीब से पढ़ाऊं, कोई और किस तरतीब से पढ़ाए. अब सब्जेक्ट लाइन कुछ लोग कहते हैं जी डियर सर से ऊपर लिखे, और मैं कहती हूँ डियर सर से नीचे लिखे, और जितनी बाहर की किताबें हैं वो कहती है डियर सर से नीचे लिखे. तो हाउ कैन यू से कि 4th पार्ट है, 5th पार्ट है? ऐसा सवाल आपको नहीं आने लगे. बस कॉन्सेप्ट के साथ कीजिए. जो सवाल मुझे पता है 1000 BC में या आपको CA की बुक में भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑफ द वे जाके लगता होते हैं, तो फॉरगेट दैट. और जिसी तरह अब CA के आप कर रहे होते हो तो चैप्टर 4 के जितने भी सवाल हैं उनमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी में से सवाल आएंगे आपको. आपको कोई भी सवाल नहीं आने लगा इंट्रापर्सनल के ऊपर डिटेल में, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं. हाँ, दो चीजें जो आज मैंने आपको इंट्रापर्सनल पढ़ाना ही है, उसमें दो चीजें आपको मैं बता दूंगी जो आपने याद रखनी है. वो एक है कि आपने परसेप्शन बस समझ लेना है कि परसेप्शन क्या होती है.
परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन, वो मैं आपको एक दफा समझा दूंगी। और इसके अलावा अगर कोई इससे रिलेटेड आपको सवाल आ सकता है, चौथा चैप्टर जो आईसीए की बुक का है, उसके अलावा आपको एथिक्स, जो कि वहां पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के एथिक्स बताए गए हैं, एथिक्स पे सवाल वैसे ही पूछ लिया जाता है कि एथिक्स क्या होते हैं। तो वो मैं आपको फिर भी, देखिए कितनी दफा तो आपको मैं बार बार गाइड भी कर रही हूँ कि एथिक्स जो है वो आपके प्रिंसिपल या रूल्स ऑफ योर कंडक्ट, योर आपके रवैयों के असूल होते हैं, जिसमें आपकी मोरालिटी, आपके जो आपकी मॉरल, आपकी वैल्यूज हैं, वो आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से यहाँ क्या लिखा है। जो भी लिखा है इट्स टू डिटेल्ड, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेरी आप सुनते रहो, ताकि आप समझते रहो कि मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि इतना पढ़ना इस वक्त मैं समझती हूँ पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब आप पहले पढ़ रहे थे, शुरू से क्लासेस हो रही हैं आपकी, तब आप साथ साथ अगर इसको एक रीडिंग कर लेते हो और मुश्किल पास को अंडरलाइन कर लेते हो तो फाइन। अपने आप को ज्यादा बॉदर मत करें, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट कैरी करोगे ना, और जो आपको चीजें बड़ी मोटी मोटी बता दी है कि ये सवाल आती हैं, आप वो कैरी करेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह जो पेपर्स मैंने बताया था, लेटेस्ट पेपर में कुछ सवाल आए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी इंशाल्लाह लास्ट क्लासेस में। तो प्रेजेंटेशन स्किल में सबसे पहले आपने ये देखना है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स है क्या। ये सेट ऑफ एबिलिटीज हैं जिसमें आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, ऑडियंस के साथ, अपना मैसेज को क्लैरिटी के साथ ट्रांसमिट करते हो, ऑडियंस को एंगेज करते हो, और इंटरप्रेट करते हो और अंडरस्टैंड करते हो उनके माइंडसेट को कि उन्हें क्या चाहिए, और उसके मुताबिक अपने इंफॉर्मेशन को लोगों को पास ऑन कर देते हो। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा, और इसके ऑब्जेक्टिव, उसके मकासद, पर्पसेस, जो भी कह लें इसको, एम क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन एबिलिटीज है, यू आर प्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन बाय, पर्टिकुलरली हम ये समझते हैं कि विजुअल एड का इस्तेमाल करेंगे आप। और जब हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात करते हैं ना, तो एक और चीज भी ध्यान में रखिए, इवन आप अपना खत लिखते हो, उसका कौन सा लेआउट लेते हो, उसका कैसा फॉर्मेट बनाते हो, वो भी आपकी प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये एक वैसे जनरल टर्म है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन से मुराद है जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाकर अपने कॉलीग्स को, अपने सीनियर जूनियर को आप कुछ बताना चाहते हो, तो दैट इज प्रेजेंटेशन। इसके बाद हमने देखा वाई आर प्रेजेंटेशन स्किल्स सो इम्पोर्टेंट। उसके लिए हमने देखा कि आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो है ना, फोर्ब्स में पब्लिश हुआ था, कि जो अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, और उन्होंने लिखा था कि 70% ऑफ द पीपल कंफर्म करते हैं, देयर बिलीव कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है वो नेसेसरी हैं हमारी सक्सेस के लिए। लेकिन 20% ऑफ सर्वे रिस्पॉन्ड करते हैं कि इतने ज्यादा लोग, जो 20%, यानी उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर होते हैं कि हमें कुछ भी कर लो हमसे, लेकिन प्रेजेंटेशन ना लो हमसे, डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही मुश्किल होता है लोगों को फेस करना। ठीक है, उसके बाद है, इसमें आपको ज़ाहिर है एक्सपीरियंस चाहिए, साथ साथ आपका, कुछ लोग नेचुरली भी होते हैं। फिर आपको ये सिखाया था कि हर पर्सन अच्छी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ आपने ये याद रखा, ये मैंने आपको बताया था, वैसे आपकी किसी भी बुक में ये जिक्र नहीं है। ग्लोसोफोबिया एक बीमारी है, एक एंजाइटी है, जो लोगों को हो जाती है, जैसे कि हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, पानी से डरना है, एक्रोफोबिया हाइट से डरते हैं लोग, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। तो ग्लोसोफोबिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग इसे सफर करते हैं, और वो ऐसे लगता है कि मर जाएंगे जैसे स्टेज पर आकर, बहुत ही तकलीफ में हो जाते हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि 75% लोग कोई ना कोई एंजाइटी करते हैं, और 10% लोग जो हैं वो बहुत ही स्केर्ड होते हैं कि वो लोगों से बात नहीं कर सकते। और इसमें बड़े बड़े लोग भी गुजरे हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी, इसे स्पीच एंजाइटी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे स्टेज फ्राइट भी कहते हैं। ठीक है, स्पीच एंजाइटी लोगों के सामने बोलने में, और स्टेज फ्राइट इनको होता है। इसके लिए फिर जी उन्होंने ये, उस वक्त हमने किया था कि आप प्रैक्टिस करें, और मटेरियल आपको प्रिपेयर करें कि आप कैसे एंजाइटी से ओवरकम करेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा मटेरियल जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इज टू गुड, तो फिर आपको उस पर कमांड होती है। आप अपनी अपनी आवाज को टेप करो, उसको रिहर्स करो, घर में पूरी प्रैक्टिस करो, और रियलिस्टिक तरीके से आप उनको देकर देखो कि आपको कोई, यानी फील करो
और वर्ड बाय वर्ड जो होता है ना, वर्ड फॉर वर्ड लिखा हुआ है, उसको मेमोराइज ना किया करो। और जब बात करो तो नेचुरली बात करो, ठीक है? पानी अपने पास हो आपका, बात करते वक्त थोड़ा सा पानी आप पियो, ताकि आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाए। तो ये आपको बताया था। उसके बाद प्रेजेंटेशन प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, उसकी क्या है? उसके लिए आपने ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स फॉर प्लानिंग। एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने के कंपोनेंट्स या उनके एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है पर्पस, इसका मकसद क्या है? देखा गया है कि आमतौर पे जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बड़े बड़े मकसद क्या हो सकते हैं? टू इन्फॉर्म, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, टू परसुएट, लोगों को कन्विंस करना, टू इंस्पायर, उनको किसी चीज में मोटिवेट करना, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को आपने एंगेज कर लेना है, आप इंस्पायर कर देते हो। और टू एंटरटेन, या फिर उनको खुश करना, कि बहुत लाइट हार्टेड आप कोई फन एक्टिविटी है, उसमें आपने कोई स्टोरी सुनाते हैं, जैसे एक होता है ना स्टैंड अप कॉमेडी जिसे कहते हैं, वो होता है, वो आप देखते हैं, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट। जी, आई एम सॉरी। तो आपने इसको याद रखना है कि चार बेसिकली हैं ये। और फिर क्या क्या होता है, जैसे आपको पहले भी बताया था कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लान किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। आपको बताया था कि जब हमने किसी चीज को किसी को इन्फॉर्म करना है, तो आपने क्या करना होता है? आपने डायरेक्टली उनको बता देना है। तो इसी तरह मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आप कौन सा स्टाइल यूज करें, इस पे कोई कंपल्शन नहीं है। आपको ऑप्शन जरूर है, लेकिन कंपल्शन कोई नहीं है। और ये चार आपने याद रखी। ऑब्जेक्टिव जब देख लिया, मकसद क्या है मेरा, तो उसके मुताबिक मुझे अपनी ऑडियंस को भी देखना है। ऑडियंस के लिए सिंपली उनका साइज क्या है, यानी वो कितने ज्यादा लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका मतलब है। और वो किस एज ग्रुप के हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, और मेल फीमेल है। कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन रखनी है कि क्या इस वक्त उनका वर्किंग आवर्स हैं, या वो टाइम उनका फ्री है इस वक्त, बहुत ज्यादा तो नहीं काम उनका इस वक्त। फिर साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन होती है, क्या वो अलर्ट होंगे इस वक्त, या किसी प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने देखनी होती है अपनी ऑडियंस के लिहाज से, जिसे आप कह सकते हो कि आपने उनकी पर्सनल और साइकोलॉजिकल और कॉन्टेक्सचुअल, यानी जगह क्या है और टाइम क्या है, किस चीज का इस वक्त वक्त है, वो चीजें देखकर आपनी ऑडियंस को के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है अपनी प्रेजेंटेशन जब आप तैयार कर रहे हो। उसके बाद है उसका वेन्यू क्या है। तो आपने उसका वेन्यू देखना है। आप मुझे 1 मिनट के लिए, मुझे आज करना पड़ेगा आपको स्पेयर।
जी, आई एम सॉरी क्लास, आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई बीच में। इट्स डन नाउ। तीसरी चीज़, आपने वेन्यू, आपने कौन सी जगह पे देना है, कितनी स्पेस है, क्या अरेंजमेंट आपको चाहिए, ये देखना है। वेन्यू मीन जगह, ठीक है, प्लेस। उसका साइज़, जो कुछ आपको चाहिए वो आप मालूम कर लेते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको सवाल नहीं आ सकते और ये सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। और चौथा है टाइम आपका। इसमें ये देखा गया है कि मॉर्निंग टाइम अच्छे होते हैं, तब लोग फ्रेश होते हैं। लेकिन इसमें कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है लेट स्टार्टर होते हैं, अर्ली नहीं उठते। और उसके बाद है आफ्टरनून इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज वहां पे लोग ड्राउजी एंड लेथार्जिक होते हैं, यानी सुस्ती के मारे हुए लोग बैठे होते हैं, उनको नींद आ रही होती है। और उसके बाद आपने टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। आपने ये चेक करना है कि मुझे जो प्रेजेंटेशन देनी है उसमें कितने मिनट्स की है या घंटे की है। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपने Q&A सेशन, जैसे आप क्वेश्चन आंसर सेशन कहते हो, उसको कंसिडर करना है कि मैंने कितनी देर क्वेश्चन आंसर को देखना है, यानी लोग आपसे सवाल करेंगे। और अब जब तक कि एक प्रेजेंटेशन हो, लोग सवाल ना करें, तो उनकी ना ही आपको फीडबैक मिल सकता है, ना ही उनको तसल्ली हो सकती है। उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है, प्रिपेयरिंग एंड द कंटेंट ऑफ द, नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ, प्रिपेयरिंग द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन का पूरा कंटेंट मटेरियल आपने तैयार कर लिया, ठीक है। उसके लिए फिर वो कहता है कि कंटेंट के लिए आपने पहले सिलेक्ट करनी है अप्रोप्रिएट मेन पॉइंट्स, चूज द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। एक होती मेन पॉइंट, वो मैंने आपको सिखाने हैं, बताने। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है जो उसको सपोर्ट करेगी, जिससे कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन की सीक्वेंस करनी है। ये मैंने आपको तब भी पढ़ाते हुए बताया था कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है जो लिखी हुई है। अभी भी जब आप पढ़ोगे ना, तो आप जस्ट पॉइंट्स के नीचे एक एक दो दो लाइनें पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी जितने भी हेडिंग्स है इसके अंदर। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता दो लाइनें पढ़ के, तो उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस पे ज्यादा इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको सिखाया था वैसे तरीका कि जब हम टॉपिक बनाते हैं ना, तो एक रूल ये है कि हम टॉपिक को सब टॉपिक्स में डाल देते हैं और उसमें फिर देख लेते हैं कि मुझे कौन सी विजुअल एड देनी है और कौन से जो है वो चीजें लिखनी है, वो सारा कुछ हम नोट कर लेते हैं, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन में कोई कमी न रह जाए। और फिर जब सारा कुछ हो जाता है, प्रेजेंटेशन को लिखिए और विजुअल के बारे में, यानी अब आप विजुअल तैयार कर लें। और विजुअल जो है उसमें आपके पास ज्यादातर विजुअल जो होती हैं वो आप यूज करते हो स्लाइड्स। और अगर बाजू का स्लाइड के साथ साथ जहाँ पे एक मीटिंग हो रही होती है, मसलन आपने फ्लिप चार्ट यूज किया होता है, ठीक है। और उसमें आप क्या करते हो कि फ्लिप चार्ट मैंने भी आपको दिखाती हूँ क्या होता है। एक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ बड़ा सा पैड होता है पेजेस का, जिसके ऊपर आप लिखते हो, कैलेंडर से के साइज का होता है। और वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपकी विजुअल में आता है। इवन आपका व्हाइट बोर्ड भी आता है, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करते हैं लोग, जो है साथ साथ एनोटेट करते हैं, यानी लिखते हैं सही करके, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट विजुअल का इस्तेमाल आप करते हो। इवन आप हैंड आउट जो लोगों को देते हो फोटोकॉपी करा के, वो भी विजुअल का काम देते हैं। उसके बाद है, आपने जब सारा कर लिया तो अपने कंटेंट को रिव्यू करें और उसको एडिट करें और देखें इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई थी। और उसमें जो आप रिव्यू कर लेते हो ना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमने अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया है। आपने ये जरूर देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और फिर रिहर्स कीजिए। और रिहर्स के साथ मैंने आपको 3 P's लिखे थे, दैट मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन आज मैं आपको कैप्लन की बुक से एक थोड़ी सी दो चीजें सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ी सी बताऊंगी, क्योंकि इस वक्त हम रिवीजन कर रहे हैं। और जो बच्चे जो लोग रेगुलर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो इसको डेफिनेटली सारा पहले से पढ़ लिया हुआ है। तो एक आध चीज और मैं बता दूंगी जो आप याद रखेंगे। रिहर्स करेंगे और उसमें पूरी प्रैक्टिस करेंगे और अपना हर तरह से ख्याल करना है, आप कैसे खड़े होते हो, कैसे बैठते हो, इस चीज का, अपनी वोकल टोन का ख्याल करना है, इसमें लिखा हुआ है। यानी आपकी जो पैरा लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज याद है ना आपको, आपकी आवाज के अंदर आपकी पिच, आपकी वॉल्यूम, यानी अदर देन वर्ड्स, उसको आप कहते हो पैरा लैंग्वेज। तो उस चीज का, जिसे वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज पे सवाल आपको आ सकता है और वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो, तो अपनी कैसे ठीक कर सकते हो परफॉर्मेंस, कि आप पहले तो
अपने टॉपिक के बारे में पूरा आपको एंथुजियास्टिक होना होता है, यानी पुरजोश होना होता है। आप ड्रेसअप ठीक होके जाओ, अपनी ऑडियंस पे फोकस करें, अपने ऊपर ना करें कि उस वक्त अब टाइम गुजर चुका है अपने ऊपर फोकस करने का। और बिल्कुल रोबोट की तरह आपने नहीं बोलना, बहुत नेचुरली लोगों से बात करें, उनको एंगेज करें, ठीक है। और फिर यहाँ है कि बहुत ज्यादा फिलर्स ऐसे होते हैं ना, हाँ आई मीन ओके, या कुछ लोग काफी देर तक वेट करना शुरू किए। जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ तो मैं कह रहा था, हर बात में कहते हैं हाँ तो मैं कह रहा था, भाई बस करिए, अब आपने कितनी दफा कहना है। तो ये चीजें भी फिलर इसको कहते हैं, ये मत यूज करें, ठीक है। और उसके बाद है कि लोगों को जहां जरूरत पड़े एंगेज करिए स्टोरीज के अंदर, उनको करिए। और आपको याद होगा, ये मैंने टेड टॉक लिखा हुआ है कि आप जब खुद अपने आप को प्रैक्टिस करते हो तो टेड टॉक जरूर देखा करो, ताकि तुम्हें अच्छी प्रेजेंटेशन आए। और कभी कभार ह्यूमर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ये भी मैंने लिखा है इसके अंदर, ठीक है। और जिसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूव करते हो। इसके अलावा टोस्ट मास्टर क्लासेस होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेशंस होते हैं, आईसीएमए के अंदर भी होते हैं और भी बहुत सी जगहों पे। जब भी आपको मौका मिले उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन को हैंडल करना है, उसके लिए पहले प्लानिंग करके आइए और हमेशा एंटीसिपेट कीजिए कि पोटेंशियल क्वेश्चन क्या हो सकता है, यानी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, उसके मुतालिक थोड़ी सी तैयारी करके आइए और पहले से ही अपना बना के आइए आंसर। तो इस तरह आप जो है कर सकते हैं। और उसके अलावा है क्वेश्चन जो है उसको कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसको रिफ्रेज करना पड़ता है, समझा देखना पड़ता है कि आप क्या वो बंदा पूछ रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और आप इनकरेज करें लोगों को कि क्वेश्चन पूछें, ठीक है, ताकि आप उसको जवाब दें और क्लैरिटी आ जाए जो कुछ पढ़ाया बताया आपने। पावर पॉइंट टेक्निक के लिए सिर्फ आपको मैंने एक ही चीज बतानी है, जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। पहली बात यह है कि प्लान द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्लाइड्स। पहले देखो कि स्लाइड कहाँ पे आएगी, वो क्या करेगी, क्या वो मेरे पॉइंट को बेहतर कर देगी, लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी, क्या वो इनएविटेबल पार्ट है, उसके बगैर गुजारा नहीं मेरा होगा, मुझे बिल्कुल यूज करनी चाहिए। वैरायटी भी हो जाएगी, लोग मैं बोलता ही रहूं, थोड़ा दिखा भी दूं तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि स्लाइड के ऊपर इवन आप कोई ना कोई वीडियो भी डाल सकते हो ना, ये आपको पता है। तो आप इवन छोटा सा क्लिप लगाया डाला हुआ है वो भी आप दिखा सकते हो। तो इसके अलावा भी दिखा सकते हो एज अ विजुअल एड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये है कि एक वक्त में एक आइडिया आप लोगों को बताएं और बहुत सारी चीजों को मिक्सअप मत करें। उसके बाद जब आप कर लेंगे और स्लाइड पे रखेंगे तो बहुत ज्यादा कंटेंट स्लाइड के ऊपर नहीं होना चाहिए, जिसे आप कहते हैं कि टेक्स्ट रिच स्लाइड्स। टेक्स्ट रिच स्लाइड्स का मतलब है, इसमें नहीं लिखा वैसे ही बता रही हूँ, टेक्स्ट रिच स्लाइड्स होती है इसमें बहुत टेक्स्ट होता है, बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए यहाँ बताया गया है कि रूल फॉलो करें 4x5 का। 4x5 का मतलब पता है क्या होता है? आप 4 बुलेट्स दें और हर बुलेट के अंदर 5 से ज्यादा लफ्ज नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना आप स्लाइड्स के ऊपर देते हो, उसमें आपके पास ऐसे ही कुछ बेयर सी इंफॉर्मेशन होती है, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने। फ्रेजेस लिखो, वर्ड्स लिखो, मगर सेंटेंस ना लिखो। और नीचे लिखा एक और रूल कहता है 33। ये जो गफी की एक बुक है उसमें कहा है 33 का रूल। वो क्या है जी? वो है कि आपने 33 वर्ड्स जो हैं एक स्लाइड के ऊपर हो, इससे ज्यादा ना हो। इवन कुछ लोग जो है ना वो 7x7 का रूल भी फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको एग्जामिनर क्या पूछता है। लेकिन ये 4x5 का रूल जो है वहां लिखा हुआ है और 33 का रूल लिखा हुआ है। और 7x7 का रूल कुछ मैंने फॉरेन बुक्स में पढ़ा है, जिसमें 7 लाइनें हो और हर लाइन में 7 से ज्यादा लफ्ज ना हो। तो 49 तकरीबन वर्ड्स हैं। लेकिन यू रिमेंबर दिस, जो मैंने सामने लिखा हुआ है। उसके बाद है कि आपने जो ग्राफिक इस्तेमाल करते हो, कोई क्लिप आर्ट कोई आपने यूज किया है, वो सारी की सारी लोगों के लिए, उनको अराउज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हो, ना कि उनको डिस्टर्ब किया जाए कि आपने जो बात समझाई वो भी ना उनको सामने आए। कीप योर पावर पॉइंट स्लाइड सिंपल। अपनी सिंपल रखो जितनी, वो कहते हैं ना, जैसे आपने सीए की बुक में जगह जगह लिखा हुआ है KISS। KISS का मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। यानी इसका मतलब है, वो असल में मैंने एक कहानी बताई थी कि यूएस नेवी में 1960 की बात है कि कोई बात ऐसे कही गई जो कि समझ नहीं आई।
लोगों ने गलत उसका मतलब उससे गलत एक्शन ले लिया, आर्मी उसकी नेवी ने, यानी पूरा काम ही खराब हो गया। तो उसका जो कर्नल था उसको बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कीप इट सिंपल स्टूपिड, कि स्टूपिड इसको सादा रखो। तो उससे ऐसी बात मशहूर हो गई है कि KISS लिखते हैं लोग और कहते हैं इस चीज को। तो सिंपलिसिटी जो है वो ज्यादा बेहतर रहती है। और उसके बाद है कि अपनी पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स खुद बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि उठाकर लोगों की पहले ही बनी हुई है, कुकी कटर जैसे होते हैं ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कुकी कटर प्रेजेंटेशन, कि आपने कटिंग वैसे करके, जैसे कुकीज होती है ना एक ही साइज डिजाइन की बिस्किट बनते हैं, इस तरह नहीं करना। कलर का इस्तेमाल प्रॉपर करो, फॉन्ट का इस्तेमाल प्रॉपर करो। और वैसे ये आपकी बुक्स में नहीं है, वैसे मैंने उस वक्त पढ़ाया था, सेरिफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट साइज यूज होते हैं, ये आपको कहीं भी नहीं पेपर में आता, ये परेशान मत होइएगा, ठीक है। और फॉन्ट जो है वो आप 24 से 32 के बीच में रखिए, साइज उसका ज्यादा बेहतर रहता है। उसका बॉडी ऑफ द जो होती है, और अगर आपने हेडिंग देनी है तो 32 से 40 तक का आप हेडिंग रखते हो। उसके बाद सारे लफ्जों को कैपिटल नहीं करना, और इटैलिक्स का इस्तेमाल ना करो, ठीक है। और सारे लफ्ज को बोल्ड ना करो, बोल्ड फेस यूज ना करो। इससे कहा जाता है कि अगर सारा ही बड़ा बड़ा लिखोगे तो इट सीम्स लाइक शाउटिंग ऑन द पेज। तो आपने इस चीज का ध्यान करना है। तो ये आपको बताया गया था। और वीडियो ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, और ट्रांजिशन एनिमेशन इस्तेमाल ना करो, उसको लिमिट करो। क्योंकि उसके है कि कभी कभार उड़ता हुआ एक पेज आ रहा होता है स्लाइड के ऊपर, कभी स्विश की आवाजें आ रही होती हैं और स्विश स्विश की आवाजें आ रही होती हैं, ठीक है, तालियों की आवाजें आ रही होती हैं, लोगों ने ऐसे अजीबो गरीब किस्म की साउंड इफेक्ट किए होते हैं, तो वो इस्तेमाल, उसे साउंड इफेक्ट कहते हैं, स्लाइड के ऊपर मत यूज करो। ये लिखा हुआ है थिंक आउटसाइड द स्क्रीन, यानी अब इट्स नॉट ऑल अबाउट योर विजुअल्स, your presentation is not all about not all about your visuals, it's about you and the audience। इसलिए उनको एंगेज करके रखो, सारी स्लाइड्स के ऊपर ना पढ़ते जाओ। क्योंकि जब प्रेजेंटेशंस भी हम लेते हैं ना, तो हम देखते हैं कि लोग स्लाइड्स ही पढ़ी जाती है, स्लाइड्स ही पढ़ी जाती है, उसे कहते हैं भी सीधे होके भाई बोलो और स्लाइड्स को छोड़ दो। और आप लोगों की भी होती है ना प्रेजेंटेशन, तो हम कभी देखते हैं जाते हैं, तो उनको फिर गाइड किया जाता है कि ऐसे नहीं आप कर सकते, कि आपने जो स्लाइड्स, हमें कुछ नहीं सुनना आपसे, हम तो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक करने आए हैं, जो आपने किया हुआ वो तुम्हें पता है। लेकिन इसी तरह ही अगर आप अपने सचमुच अपने ऑफिस में अपने जूनियर सीनियर को पढ़ा रहे बता रहे हो, तो तब भी आपको थोड़ा सा ऐसे रोबोट की तरह नहीं बिहेव करना। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। ये है CA की बुक में, ऑडियो विजुअल एड के बारे में अच्छा लिखा हुआ इसके अंदर, तो ये जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें विजुअल एड को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्लैरिटी का ध्यान करना है। इसमें ये मैं आपको ध्यान से समझा देती हूँ। इसमें वर्ड्स को जो मैंने हाईलाइट किया है, विजुअल एड यूज स्पेरिंगली। स्पेरिंगली मीन कभी कभार। अगर सारा ही तुमने विजुअल एड ही बना छोड़ी और बोलोगे क्या फिर, तो इसलिए स्पेरिंगली, कभी कभार इस्तेमाल करो। इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, लिखा हुआ है, एतबार बढ़ जाएगा की पॉइंट्स पर। लोग जो है वो तुमने जो मेन बातें उसमें लिखी हैं उनके दिमागों में रहेंगी। और विजुअल एड को इस्तेमाल करो जो कि तुम्हारी यानी एफिकेसी एफिशिएंसी को लूज ना करे। उसके बाद है विजुअल एड जो है क्लियरली विजिबल टू एंटायर ऑडियंस। तमाम जो ऑडियंस है उनको विजिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से लोग जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं, या जहां तक उसका इमेज जो है उसको आ रहा है कि डाइस आ गया है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आपने इसका देखना है कि सारे लोगों को मेक श्योर कि सबको नजर आ रही हो। उसके बाद है, एक मिनट चाहिए, आज मुझे लगता है कि बहुत ही फनी हो रहा है काम। जी, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था बस वहां पर थे हम पहुंचे, विजुअल एड का, जस्ट आई एम सॉरी। हाँ जी, आप स्पेरिंगली यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एफिकेसी बढ़े। अगला पॉइंट है विजुअल एड मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू एंटायर ऑडियंस। थर्ड पॉइंट है विजुअल एड शुड बी डिस्प्लेड ओनली एट द रेलेवेंट पॉइंट। जब आप इसमें से आगे लिखा हुआ है रेलेवेंट पॉइंट पे करें, जब आप वो पॉइंट इस बता चुके, तो अब आप स्विच कर रहे हो नए नए पॉइंट पर, तो उस वक्त उनको स्विच ऑफ कर दो या उनको रिमूव कर दो, ठीक है। और जो रेलेवेंट बात कर रहे होते हो उसके मुताबिक अपनी आ, आप यूज किया करो स्लाइड को।
और इसके बाद लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी रखो इजीली कॉम्प्रिहेंडेड बाय ऑडियंस, जिससे आपके ऑडियंस जो है वो आसानी से, कॉम्प्रिहेंड कहते हैं समझ लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है, उनके नॉलेज में इजाफा हो जाना, वो इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सके। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शोइंग क्लिप आर्ट फ्रॉम वेल नोन सोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। कि जो भी आप तस्वीरें, कुछ चीजें आप दिखा रहे हैं जो आपने इमेजेस से ली हैं, गूगल इमेजेस से भी ली होंगी, क्लिप आर्ट वहां से लिया है, वो आपने, अगर वेल नोन सोर्सेज हैं कि हर बंदा उसको इस्तेमाल करता है, हर एक ने देखी हुई है, वो मत इस्तेमाल करो। इससे तुम्हारी ओरिजिनलिटी और तुम्हारा प्रोफेशनल नॉलेज जाहिर नहीं होता। इससे लगता है कि तुम कॉपी करके कर रहे हो और तुम्हारी ओरिजिनल अपनी कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। और उसके बाद ये लिखा है कि जब तुम यूज कर लो कोई स्लाइड, विजुअल एड, उसके बाद उस पे उसको समझा लो, या तुम मसलन बोर्ड यूज कर रहे हो, बोर्ड पे तुम समझा लो, फौरन अपना फेस टर्न करो और ऑडियंस के साथ उनको देखो और कंटिन्यू टू स्पीक, ताकि उनके साथ आपका कांटेक्ट खत्म ना हो जाए। वरना ये बात हकीकत में है कि जब आप ऑडियंस को नहीं देखते ज्यादा, वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ खेलना शुरू कर देते हैं, फेसबुक देखना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए ना उनको कि वो कर क्या रहे हैं। तो आपका कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना ऑडियंस के ऊपर। उसके बाद है जी, यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, विजुअल एड एंड इक्विपमेंट कौन कौन से यूज करेंगे। विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए आपने वर्ड्स के साथ साथ कुछ कुछ विजुअल एड का इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सा लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं आपको एक मिनट, इतना पेज आगे, जस्ट अ मोमेंट जी। यहाँ पर मैंने कुछ आपको विजुअल एड्स दिखाई हैं, आपको मैंने तब बताया था सारा, जिसमें मैंने कहा एक तो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, दोनों होते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए, ये आपको पता ही है ना व्हाइट बोर्ड क्या करता है, ब्लैक बोर्ड क्या करता है। और कुछ इलाकों में ग्रीन बोर्ड भी यूज होता है, ठीक है, वो आंखों के लिए अच्छा होता है। तो आप उसको यूज करते हो, उससे टाइम है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग। समटाइम्स जो व्हाइट ब्लैक बोर्ड तो स्पेशली मेसी बहुत होता है, आपका जो है उसका चौक का वो उड़ना, और आपको भी कर सकता है। तो इसके अलावा लेकिन ये भी है कि आप उसको जब एक दफा वाइप कर देते हो तो दोबारा आप नहीं देख सकते, प्रॉब्लम है जरूर। लेकिन बड़ा आसान तरीका है और बड़ा ही इकोनॉमिकल है कि कहीं भी आपके रखा हो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, आप उसको लिख कर चेक यानी लोगों को सिखा सकते हो। और अक्सर मीटिंग बोर्ड जो मीटिंग रूम्स होते हैं ना, उनमें एक लगा होता है, ताकि लोग जो है यानी ये रखा होता है, या फिर ये जो फ्लिप चार्ट आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, ये रखा होता है। ये एक देखा ना कैलेंडर की तरह का बड़ा सा है, इसके ऊपर मार्कर से लिखा जाता है। जी, अजान के बाद करती हूँ बात। जी, तो अगला पॉइंट इसमें है हैंडआउट्स का। हैंडआउट्स क्या है, नोट्स हैं, ठीक है, जो आपको जैसे क्लास में फोटोकॉपीज दे दी जाएं तो उन्हें आप प्रिंट आउट्स कहते हैं, जैसे, या फोटोकॉपी की हुई हो उसकी प्रिंट आउट्स की, तो हैंड आउट्स आपको दिए जाते हैं। इसमें सपोर्टिंग मटेरियल हो सकता है, और इसका ये भी फायदा है कि आप अपनी कन्वीनियंस पे घर जाकर भी उसको रीड कर सकते हो
और आपकी एक्सेस में होता है, आप दोबारा भी इसको यानी एज अ कह लें आप आपके पास रिकॉर्ड रहता है। फ्लिप चार्ट लार्ज पैड ऑफ पेपर है, एक एजल के ऊपर आप माउंट करते हो और उसके ऊपर आप लिख लेते हो, मैंने बता दिया आपको। उसका पेज यूज कर लो, पीछे कर देते हैं, इसे फ्लिप चार्ट इसलिए कहते हैं कि इसका पेज जो फ्लिप करके पीछे चला जाता है और वो पेज जो है वो परमानेंट रहता भी है। आपको मार्कर भी शायद पिक्चर में नजर आ रहा हो, यूज करते हैं। और आप जब पीछे कोई चीज चाहिए आपको, जो ऑडियंस कहे कि जी मुझे समझ नहीं आई, तो आप पिछले पेजेस को दोबारा दिखा सकते हो। आमतौर पे किसी मीटिंग में या ऑडिटोरियम में आप इसको इस्तेमाल करते हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये पहले ज़माने का प्रोजेक्टर पहले इस्तेमाल होता था। इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाती थी। ट्रांसपेरेंसी को स्पेशल किस्म के मार्कर होते थे, जिस तरह के आपके मार्कर्स होते हैं ना, जिस तरह के परमानेंट मार्कर्स टाइप होते हैं, लेकिन वो और तरह के होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको अगर यूज़ किया हो कभी, आप गोल्डन सिल्वर मार्कर यूज़ करते हो, या गर्ल्स को ज़्यादा शौक होता है वैसे इस तरह की कलरफुल चीज़ें यूज़ करने का, तो वो लिखा जाता है प्लास्टिक के ऊपर, जिससे वो वाले मार्कर्स होते हैं, ठीक है? पेंट जैसे होता है उसके अंदर। और उसके बाद है जी स्लाइड्स यूज़ करना। स्लाइड जो है वो आपको बता दिया अभी मैंने सारी डिटेल कि आपने स्लाइड्स कैसे बनानी है। फ़िल्म वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉप्स एंड डेमोंस्ट्रेशन क्या चीज़ है? प्रॉप्स होता है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो आप उसको लेकर आते हो, ठीक है? और इसके अलावा जो डेमोंस्ट्रेशन का मतलब है उसको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाना, चला के दिखाना, उसको उसके ऊपर समझाना कि कैसे ये काम करता है, उसे आप प्रॉप्स एंड डेमोंस्ट्रेशन कहते हैं कि आप प्रोडक्ट लेकर आते हो और उसको चलाना सिखाते हो। इस तरह भी ऑडियंस जो है वो बहुत ही आपसे कन्विंस हो जाते हैं। इसके बाद है जी यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, आईसीएमए की बुक से मैंने ली है कि ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स उसका वो क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यही होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है? और आपने इंट्रोडक्शन में आपने ग्रीट करना है, लिखा हुआ है, ये सारा आपकी आईसीएमए की बुक से है। अगर आपको टाइम मिले तो आप सिर्फ हेडिंग्स वगैरह पढ़ लीजिएगा कि किस तरह ग्रीट करना है। ये ग्रीटिंग याद नहीं करनी आपने, ठीक है? और कैसे कंक्लूड करना है, शॉर्ट कंक्लूजन दें आप। और ये लिखा हुआ है सारा, ये आपकी उस बुक से मैंने उठाकर यहाँ पे डाला था, तब मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपने, अगर आपका दिल चाह रहा है पढ़ने को, तो सिर्फ आपने एक एक पहली पहली लाइन पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है कि आपने करना है। हाँ, अगर आपने ठीक है विजुअल के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, उसमें जिक्र दिया हुआ है थोड़ा सा, आपका सिलेबस के अंदर है ये सारा, ठीक है? इस्टेब्लिश रिलेशन विद द ऑडियंस, ये भी आपको, ये पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत दफा कि जब आप बात कर रहे हो तो ऑडियंस के साथ अपना आपका रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। और एक रिटोरिकल क्वेश्चंस, ये मैंने आपको वैसे ही सिखाया था। रेट्रिक रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? कभी कभार हम, पता है ये क्या क्वेश्चन होते हैं? ये तरीका होता है बात करने का। ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको आंसर कभी नहीं चाहिए ऑडियंस से, ठीक है? कभी नहीं ऑडियंस से चाहिए। आप, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कहूँ हाँ तो क्यों भला हमें ये करना चाहिए, तो साथ ही मैं बता भी दूं, तो ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो उसमें आपने सवाल ही करते हो क्योंकि उसका आपने जवाब देना होता है खुद ही। तो दीज आर नॉट फॉर मेंट फॉर पीपल, दीज आर नॉट फॉर एनी आंसर। आपने स्टाइल होता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन जो है विदाउट एक्सपेक्टिंग टू बी आंसर्ड, लिखा हुआ पहली लाइन में कि आपको आंसर नहीं देना होता। तो फिर जैसे लोग कहते हैं ना हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो अब ये तो नहीं कि ऑडियंस बताएं कि सर आप क्या कह रहे थे, तो वो तो आप वैसे ही पूछ रहे थे उनको अलर्ट करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा ये था कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का कैसे ख्याल करेंगे। आई कांटेक्ट वैसे हमने नॉन वर्बल में बड़ा डिटेल में पढ़ा था। पोस्चर अपना रिलैक्स्ड रखिए। पोस्चर क्या है? आपकी पोजीशन ऑफ योर बॉडी एंड योर ओरिएंटेशन, तुम्हारा रुख किधर है, आपकी बॉडी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल करके रखें अपने आप को, ठीक है? और अक्सर ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप हो वहां पर, तो आप पोडियम के पीछे खड़े रहे, यानी जो आपका पोडियम होता है ना, जो डाइस, उसके पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है थोड़ा मूव किया करे, ठीक है? आपको थोड़ा इधर उधर मूव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह आप शो करते हैं कि आप जो है आपको आता है, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट हैविंग एनी स्टेज फ्राइट एंड यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद
द ऑडियंस इन नो टाइम आप मिल जाते हो। फिर उसके बाद है हाथों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं आपने करना, रिलैक्स तरीके से करना है, ठीक है। और जो है यानी आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं बाज लोग हाथों का, ये आपको बस मना किया गया है। और देखती हूँ कि शायद हाँ, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट लूज कर जाना, नोट्स पे देखते रहना, स्क्रीन पे देखते रहना, ठीक है, और लोगों पे ब्लैंकली देखना, या फिर बाजू का स्टेयर करना शुरू कर देना, पीछे की तरफ झुक जाना, जैसे कहते हैं ना आगे पीछे आना, जैसे लिखा पेंडुलम की तरह, बहुत से लोग करना शुरू कर देते हैं। ऑडियंस की तरफ बैक कर लेना, ठीक है। और नर्वस आपकी आवाजें, टिक्स कहते हैं, गले में से आवाजें निकलना, और बाजू फोल्ड कर लिए आपने, यूं करके पकड़ लिया, हाथ पॉकेट में डाल लिए, डाले निकाले, इस तरह करते रहते हो, ठीक है। इसके अलावा अपनी वॉइस का ख्याल करें, अपनी प्रोनाउंसिएशन का। आपको मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने शायद बताया था कि देखो, ये इतना जो डिटेल है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। सिर्फ आपने हेडिंग पढ़ी, एक लाइन पढ़ लीजिए अगर आपको ज्यादा शौक है तो वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन में आपकी आवाज, आपका प्रोनाउंसिएशन में आपका तलफ्फुज ठीक हो। एक्सेंट जो है ना वो आप एकदम से नहीं बना सकते, एक्सेंट बनने में टाइम लगता है। जैसे कोई कहे कि मेरा ब्रिटिश एक्सेंट हो जाए, आपको पता है ना एक्सेंट कितनी, आप में से हो सकता है कुछ लोग जो है फुटबॉल देखते हैं, सुनते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनको पता है। कुछ लोग इंग्लिश एक्सेंट के होते हैं, इंग्लिश एक्सेंट प्योर बीबीसी एक्सेंट, जो कि आपका लंदन का होता है। अगर आप आयरलैंड का एक्सेंट देखें, बहुत फर्क। आप उनका स्कॉटलैंड का देखें, बहुत फर्क। आयरलैंड का तो बहुत ही पैथेटिक है, हालांकि सारा वो इंग्लिश है, लेकिन दे आर डिफरेंट। तो आप अपना एक्सेंट जो है वो तो नहीं बना सकते, इट टेक्स टाइम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करें ना आप, ठीक है। ये बताया गया है। और अपनी वॉइस का सही इस्तेमाल करें, अपनी पिच का, किस चीज का इस्तेमाल करें, पैरा लैंग्वेज का। वॉइस आपकी क्वालिटी क्या है, पिच हाई लो है, पॉजेस तो नहीं बहुत ज्यादा देते हो, ये सारा कुछ है, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर। मैं आपको 2 मिनट के लिए लेके जाऊंगी बुक पर, कैप्लन की, जिसमें ये जिक्र है इसका। फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उसके अंदर क्या चीजें हैं। आप जरा वो प्लीज देखिए, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। जी, आई होप आपको ये नजर आ रही है। अच्छा, आपका ये जो चैप्टर शुरू होता है, मैं इसको जरा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सके। ये चैप्टर 12 है उसके अंदर, ठीक है। अब आपको पूरे पेज पे आ गया। मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाना है, 6 पीस, एक ये पढ़ाना है ऑफ प्रेजेंटेशन, ताकि आपको कोई एग्जामिनर अगर पूछ ले तो आपको आता तो हो। 6 पीस का मतलब है कि जब हम प्रेजेंटेशन या स्पीचेस दे रहे हों तो हमें 6 पीस जो हैं, एक तो पीस वो है ना आजकल मटर जो लोग बहुत खा रहे हैं, सर्दियों में खाते हैं ना, एक वो पीस है। और ये पीस है, जैसे एक 3 पीस मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको 6 पीस ऑफ प्रेजेंटेशन स्पीचेस है। वो है प्लानिंग, प्लानिंग की, पर्पस, मकसद क्या है देखा, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, कि क्या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं है छेड़ रहा या छेड़ रही जिस पर लोग सेंसिटिव हो जाए। आपको पता है लोगों को क्या बीमारी होती है, वो बात करते करते ना पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, जो सचमुच की पॉलिटिक्स है, ठीक है। एक ये बात। नंबर 2, कोई ऐसी बात को लेके छेड़ लेते हैं जो लोगों के लिए होती है। जैसे अभी यहाँ पे है कि जी, अगर कोई पॉलिसी चेंज हो रही हो एजुकेशन से मुतालिक, या कोई प्रोविंस में कोई आपने कोई चेंज लेकर आनी है, तो वो आपका मसला नहीं है, ठीक है। अब जैसे आजकल कुछ देर पहले की बात है, एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव हुआ था, जो खवातीन का मसले चले हुए थे, विमेन एम्पावरमेंट और ब्ला ब्ला ब्ला, कितना ज्यादा हो रहा था। उस पे बात ध्यान से करो, लोग बैठे हुए हैं, वो उसका कोई और मतलब ले लेंगे, तो आप ना करें। आपको याद अगर हो, कई दफा स्कैंडल जैसे बन जाते हैं। मुझे याद है कि कोई पता नहीं कौन सा कोई ड्रामा था टीवी का, आई फॉरगॉट, मुझे, मैं चूंकि ड्रामे देखती नहीं हूँ, तो ड्रामा था कोई लाहौर पाकिस्तान किसी टीवी का, जिसमें कोई खातून का एक कैरेक्टर दिखाया था कि जिसने आई थिंक किया था, अ, अपने हस्बैंड को यानी बिट्रे किया था कि शी वांटेड टू बी
एम्बिशियस, बहुत पैसा शैसा वाला बंदे के साथ चली जाती है और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। उसके ऊपर मुझे नहीं पता वैसे कि क्या बना था, लेकिन उसके राइटर ने कुछ ऐसी बात कही थी इसके ऊपर, बहुत ही मुसीबत पड़ गई थी। तो कोई पॉलिटिकल सेंसिटिविटी वाली बात मत करो, ठीक है, किसी को आप ना करें, ये इसमें है। और पर्सनल कमिटमेंट आप शो करें कि आपको, यानी मुझे, मैंने बताना है, मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, यू आर कमिटेड टू गिव इंफॉर्मेशन। और फिर अगला पॉइंट है पांचवा, पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को परसुएड कर सके, कन्विंस कर सके। और आखिरी है पॉलिश, अपने आप को पॉलिश करो। अब कैसे पॉलिश करें, कौन सी पॉलिश लेनी है आपने? वो जो कीवी पॉलिश एक होती है शायद, और एक पता नहीं कौन सी होती है, वो वाली लगानी है? नहीं, पॉलिश या फिर वो जो होती है, ये जो फर्नीचर पॉलिश होती है, पॉलिश का मतलब है यू पॉलिश योरसेल्फ, एंड इट्स नॉट अ डील ऑफ अ डे और अ टू। आप एक दिन में खुद को पॉलिश थोड़ी कर सकते हो, मगर उसमें यह है कि आपने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करना है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैं फिर वही बात करती हूँ कि जब आपने एक लाइन भी पढ़ लो ना, तो तुम्हें अंदाजा हो जाता है। बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन affects how the audience perceive you and how confident you feel about your presentation। तो उसके लिए आगे लिखता है कि अपनी प्लानिंग कर लेना, ठीक है। और अगला पैराग्राफ है, एज पार्ट ऑफ योर प्लानिंग, तुम देखोगे कि तुम्हें क्या क्या प्लान करना है। एक तो लिखा बैकग्राउंड। अभी मैं, इसका मसला ये है कि पेज को हटाना पड़ेगा यहाँ से, फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा इसका लेकर। ये इसका पीडीएफ अवेलेबल ही ऐसे था, ठीक है जी। अभी हम पहला ही देख रहे हैं, प्लानिंग। प्लानिंग में बैकग्राउंड की बात की हमने, और उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है पर्सनल प्रेपरेशन करें आप, प्रेजेंटेशन, फिर प्रेजेंटेशन आप बनाएं, ठीक है। ये सारी प्लानिंग की बात ही हम पहले भी पीछे अभी पढ़ के आए ना नोट्स में ऑलमोस्ट। सिर्फ आपको दिखाने के लिए 6 पीस, आपने 6 पीस याद करने। दूसरा पी आ गया पर्पस। पहली था प्लानिंग, प्लानिंग के ये पार्ट थे, देखना चाहते हैं देख लें। दूसरा पर्पस आपका क्या है, कि आपने, अभी मैंने आपको 4 पर्पसेस बताए ना, आपने क्या करना है, इंस्पायर करना है, इन्फॉर्म करना है, ये मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर पर्पस लिखा है कि अपना पर्पस देखिए क्या है, उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। अब इसके बाद अगला जो है, इसको फिर मुझे करना पड़ेगा, तीसरा जो पी है जी, उसमें फिर वो कहता है कि जब आप पर्पस की बात करोगे ना, तो आप, उसने ना यहाँ पर कहा है कि अगर तुम्हारा, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आपने कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्पस है एक्सटर्नल मार्केट को, सेल को जनरेट करना है। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं जो आपको समझ नहीं आ रही है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बता रही हूँ कि इंफॉर्मेशन, अगर तो इंफॉर्मेटिव आपका है पर्पस, तो आप देखिए कि क्या कर रहे हो, तुम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हो। उसके बाद एग्जीबिशन स्टैंड है आपका खड़ा, आप एग्जिबिट कर रहे हो, आपने लोगों में अवेयरनेस करनी है कि आपकी जो है प्रोडक्ट क्या है। आप सीनियर मैनेजर को अगर कर रहे हो, तो उनको सपोर्ट आप कर रहे होते हो। उसके बाद कॉलीग्स को कर रहे हो, आइडियाज शेयर कर रहे होते हो। और पिच टू पोटेंशियल क्लाइंट, या अपने पोटेंशियल क्लाइंट जो है उसको आपने करना है, यानी अपनी तरफ उकसाना है कि वो आपकी चीजें खरीदे, तो आप उसके लिए उसका एक मार्केटिंग करते हो, एटीट्यूड। ये आपको पेपर में नहीं आना, डोंट वरी, बेशक मत पढ़ना। अगला तीसरा पॉइंट आ गया, आपने पहले पढ़ लिया है पर्पस, फिर आपने उसके बाद पहले प्लानिंग फिर पर्पस, अब है पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। जैसे उसने कहा कि एड्स के बारे में, न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में, क्लोजिंग हॉस्पिटल या स्कूल के बारे में अगर बात करनी है तो मत करना, खुदा के लिए बड़ा ही सेंसिटिव केस है। तो कोई ऐसी चीजें जो कि लोगों को आपके खिलाफ कर सकती है, वो मत करें। फिर आपने, डी पॉइंट आ गया है चौथा, वो है पर्सनल कमिटमेंट आपने शो करनी है, ठीक है। उसमें लिखा है कि आपने शो करना है कि हम टू मच कमिटेड हैं अपने काम के लिए, ये आपने देखा। और इसको फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके ऊपर जो पॉइंट है कमिटमेंट वाला हम पढ़ रहे हैं। जी, ये कमिटमेंट का सारा आ जाएगा कि आपने, यानी पूरे तौर पर आप तैयार हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, आप एबल हैं, आप इसको कर सकते हो, बस ये है इसके अंदर। पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आपकी है कि आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए फिर वही बात है कि अच्छा ड्रेसअप होके आओ,
लोगों के साथ उनको डायरेक्टली ऑडियंस को देखो, ये वही बात हो रही है। फिर पॉलिश के बारे में लिखा है कि आप एक पॉलिश प्रेजेंटर तब हो सकते हो जब आप बहुत अच्छी रिहर्सल कराओ, ठीक है। वैसे आपका एक्सपीरियंस हो तो तब आप इसको कर सकते हैं। बस इतना ही काफी है आपके लिए। इसके बाद जो पॉइंट हमने देखना है मैं आपको बता देती हूँ, वो है, मैंने नोट किया है, सिर्फ एक और चीज आपको दिखानी है, वो आपका जी पेज 157 पे मैं आपको ले जाती हूँ। जिसमें आपने कुछ टाइप्स को देखना है सिर्फ। जी, ये आ गया। इसमें आपने ये देखना है कि आपकी जो स्पीच, जो आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, बस ये याद रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया हुआ है। मेथड या वेज ऑफ डिलीवरीज ऑफ प्रेजेंटेशन, एक आपका मेथड है एक्सटेम्परेनियस और नोट एंड आउटलाइन बेस्ड मेथड। आपने लिखा है कि आपने पहले एक्सटेम्परेनियस मेथड है, आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके आउटलाइन प्रिपेयर कर लिए, और उसके ऊपर आपने कुछ कमेंट लिखे हैं और उस पर आपने जाके बोल देना है। अगर आप चाहो तो इसको आप रीड कर लेना, पीडीएफ पर 157 पेज पे है, नोट कर लो। एक्सटेम्परेनियस, वैसे आमतौर पे ना लोग एक्सटेम्परेनियस को पता क्या कहते हैं, फिलबदी। और लेकिन आपकी यहाँ बुक में पता क्या लिखा है आपको, अगर इससे ऊपर आपसे पढ़ा जा रहा है जहाँ पे लिखा है नंबर 4 मेथड्स बेस के नीचे, व्हेन यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच यू हैव 4 चॉइसेस, एक्सटेम्परेनियस, मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग, लिखा वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, मेमोराइजेशन, रट्टा लगा के आए हो बोलना है, और इम्प्रॉम्प्टू होता है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। आपने याद रखना है, इस पे सवाल आ सकता है आपको, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू, अचानक आपको उठाया और कहा कि बोलिए। तो एक्सटेम्पोर स्पीच होती है जब आपने पहले से कुछ नोट्स बनाए हैं और उस पर आपने बात कर ली है, ठीक है। थोड़ा सा आपका पेपर लिख पे लिखा होते पॉइंट्स और आप उसको बोल लेते हो। और मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग है, आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया है इम्प्रॉम्प्टू इसका है, और नहीं, उसके आगे आपने जो रीडिंग की आपने, उसमें आपने और बाकी आपको बताया कि जी कंट्रोल कैसे करें। ये देखिए, इम्प्रॉम्प्टू, ऑन द स्पॉट या एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपने करना है। और मेमोराइजेशन मेथड का मतलब क्या है, आपने याद कर लिया हुआ है और वही बोलना है, बस ये आपको याद रहेगा ना। तो ये चीजें आप एक दफा, मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि ये वाला पॉइंट 157 पेज पे पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ से लेके जा रही हूँ इसके बहुत ही थोड़े से जो है क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ विजुअल एड्स के नाम भी कुछ आ रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। वैसे आपको मैंने बता दिया है, नो प्रॉब्लम, आपने परेशान नहीं होना। ये चैप्टर राउंड अप पे भी लिखा है 6 पीस, ठीक है। और फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, उनके नाम अगर चाहो तो यहाँ से देख लेना। और विजुअल एड्स के बारे में है, ये मैं चेक करती हूँ कि कहीं मैं क्वेश्चन मिस ना कर लूँ। जी, ये सवाल आ गए एमसीक्यूज इससे रिलेटेड। अभी आपने जो कुछ मुझसे सुना उसके बाद अब देखिए, लिखता है एक्सटेम्परेनियस मेथड ऑफ डिलीवरिंग ओरल प्रेजेंटेशन रिफर्स टू। तो आपका जवाब इसमें है, क्या होगा आप सोचिए, आप जरा जल्दी से मुझे बताइएगा जवाब। वन ए जवाब आ गया है, बिल्कुल सही। इसका वन का जवाब है ए, मेकिंग प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी प्रिपेयर नोट्स और आउटलाइंस। याद रखिएगा, डी वाला जो पॉइंट है ना, वो है इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। और रीडिंग पार्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट मेथड होता है मेमोराइजेशन, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जी बिल्कुल सही, जरा दूसरा देखिए, नॉट अ विजुअल एड टू बी यूज ड्यूरिंग बिजनेस। जी, आंसर आ गया सी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और वैसे आपको मजे की बात बताऊं, मेरे ऐसा बंदा तो शायद कार्टून भी दिखा दे,
क्योंकि अगर जरूरत होगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी कि देखिए जी, इससे ये हमने साबित किया, टॉम एंड जेरी के स्पेशली। ठीक है, आप हंस रहे होंगे कि मिस क्या कह रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ओरल प्रेजेंटेशन? इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? जी, बहुत आसान सवाल। हाँ जी, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आपने क्या लिखा है जी? सी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसका आंसर सी है। एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट, बहुत ज्यादा हाथ पांव हिलाना, बॉडी मूव करना। और इसे पता है क्या कहते हैं एक और जुबान में? इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म। ठीक है, ये वो तरीके हैं जो लोगों से आप यानी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, लोगों को आपकी आपकी तवज्जो हटा देते हैं टॉपिक से। अच्छा जी, चौथे वाला सवाल आ गया। अब आप देखिए ना, सवाल दे आर वेरी सिंपल। ऐसी कोई बात नहीं, इसी किस्म के सवाल इस तरह की टॉपिक्स पे आएंगे। अगला सवाल है, इम्प्रॉम्प्टू मेथड ऑफ डिलीवरिंग ओरल प्रेजेंटेशन। अब आपका वही पहले वाले सवाल की चेंज आ गई है। और जी, बिल्कुल सही है। आपका जवाब है इसका फोर्थ का फिर सी है। बिल्कुल सही हो गया। मेकिंग प्रेजेंटेशन ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उसी वक्त आपने करनी है। ठीक है, एट द मोमेंट। और पांचवा सवाल है, ये आखिरी सवाल है कि मेमोराइजेशन मेथड ऑफ डिलीवरी। फिर वही बात आ गई, और अगेन आपने मेमोराइज किया है, तो आपका 5 का आंसर क्या आ रहा है? बी आंसर है, बिल्कुल सही। मेमोराइजेशन, मेमोराइजिंग प्रेजेंटेशन, मेकिंग प्रेजेंटेशन, यानी इसने लफ्ज बिल्कुल ही सामने सीधे सीधे लिख दिए हैं। इसको चेंज भी कोई अगर कर लेना कि यू हैव लर्न बाय हार्ट एंड यू आर रीडिंग इट और यू आर सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो फिर उसको भी मेमोराइजेशन कहते हैं कि आपने लर्न बाय हार्ट किया है और आप उसको कर रहे हो। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना आप लोग? अब जी, हम यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक पर, वो है सेट नंबर 9। उस पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कहते हैं ना टू बी ऑन द सेफ साइड। आपको मैंने ये पेज ये पढ़ाया था क्योंकि ये टॉपिक सीए की बुक में बहुत ज्यादा है। और मैंने आपसे, आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, आपको पता है कि जिन्होंने इवन फिजिकल क्लासेस भी ली हैं, उनको जो बुक रेकमेंड की गई थी वो सीए की बुक थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करवाया मैंने। हमने सिर्फ ये पढ़ना है इसके बारे में, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आपको जब मैंने इंटरपर्सनल शुरू में जब पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था 4 किस्म की गुफ्तगू हम करते हैं इंटरपर्सनल, लोगों के बीच में कम से कम 2 लोग चाहिए। जब 2 लोग होते हैं तो उसको डायलॉग बोलते हैं। और अगर 2 में से एक को रिमूव कर दो तो अकेला बंदा रह गया, उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। अकेला, मोनो मीन वन, मोनोलॉग, एक बंदा किससे बात कर रहा है? सेल्फ टॉक, खुद से बात कर रहा है। जब वो खुद से बात करता है तो उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ, ये हमने चीज देखी। और एक होगी इंटरपर्सनल, एक होगी इंट्रापर्सनल, एक होगी इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, जब आप लोगों को पर्सनल लेवल पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जिस तरह मैस कम्युनिकेशन, जिस तरह टीवी पे खबरें आना, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है या कोई लीडर है, बहुत ज्यादा मजमे को एड्रेस कर रहा है, तो वो उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझता। ये हो गया, मसला समझ में आ गया। और एक लास्ट मैंने आपको बताया था जिसका आपके बुक से कोई ताल्लुक नहीं है, वो थी एक्स्ट्रा पर्सनल, जिसमें आपको मैंने स्लाइड्स दिखाई थी। एक्स्ट्रा पर्सनल में हमने ये देखा था कि यू आर टॉकिंग टू समथिंग अदर देन ह्यूमन बीइंग। एनिमल्स, आपके पेट्स हैं, उनसे बातें करते हो तो आपको खाक समझते हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ उनको एक्सप्रेशन जरूर पता चलता होगा। और उसके बाद है नॉन, जो होती है लिविंग चीजें, जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जैसे दरवाजा टकरा गया तो उसको गुस्से से एक मारा और कुछ कह दिया कि ये क्या तुम्हें तकलीफ है, तुम बंद नहीं होते हो। तो इस तरह की बातें, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सन। तो सेल्फ टॉक जो है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन इन आवर माइंड। आप अपनी थॉट्स को क्लियर करते हो, सिचुएशन का एनालिसिस करते हो, किसी चीज पर आप रिफ्लेक्ट करते हो, यानी अपना नॉलेज शो करते हो, क्वेश्चन पूछते हो,
तब आपने इंट्रापर्सनल की होती है, दिमाग में आपके चल रही होती है। और ये कहा था आपको कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो हमें सोशलाइज करना सिखाती है लोगों से। जब हमें खुद का पता है तो हम दूसरों को भी कंसिडर कर लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है ना, इट्स अ वॉइस कमिंग फ्रॉम आवर इनसाइड, हमारे दिमागों से आ रही होती है। फिर आपको इसके लिए 3 चीज़ें ज़हन में रखिए। ऐसे ही सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जो इसका पार्ट है, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा परसेप्शन, ये मैंने अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेक्टेशन, इन लफ्ज़ों का समझना भी ज़रूरी है आपके लिए, सिर्फ़ इसलिए कि कोई अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ अवेयरनेस को कहते हैं। अपने बारे में अपना कॉन्सेप्ट लेना, मुझे अपना पता है, मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। ये तभी करते हैं जब हम अपने आप को के बारे में कुछ सोचते हैं, अपने तरीकों को चेक करते हैं। और सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ें और हमें चाहिए। एक हमारे बिलीव्स हैं, अकीदे हमारे, दूसरा हमारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हमारी एथिक्स हैं, हमारी मोरालिटी है, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, जिसे अक़दार उर्दू में कहते हैं। और फिर हमारा एटीट्यूड है, कि एटीट्यूड होता है हमारी टेंडेंसीज़ क्या हैं, हम किस चीज़ को अच्छा और बुरा समझ रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सीरियस है, किस चीज़ के बारे में हम कैजुअल हैं, नॉन सीरियस हैं। वो हमारा एटीट्यूड बनाता है। उसके बाद इसी चीज़ में हमने एक और चीज़ देखी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट जब मैंने अपना ले लिया, तो मैंने अपने आप को परखा, तो मैंने देखा मेरा रियल सेल्फ क्या है, यानी मैं असल में क्या इंसान हूँ। मेरा आइडियल सेल्फ क्या है, यानी मैं अ, अपने आप को समझता हूँ कि मैं ये बन सकता हूँ या यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और मेरा पब्लिक सेल्फ है, जिससे ये पता चलता है कि मैं लोगों में कैसे दिखना चाहता हूँ। यानी मेरा पब्लिक सेल्फ होगा, जो मैं लोगों में जिस चीज़ से, जिस नाम से, जिस तरीके से मशहूर हो जाऊँ, दैट्स माय पब्लिक सेल्फ। परसेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। परसेप्शन जो है, वो आपका फ़ोकस दुनिया पे लेके आती है। परसेप्शन आपको बताती है कि इर्द-गिर्द चीज़ें जो हैं, वो क्या हैं, और आप उसको बारे में एक राय कायम कर लेते हो, ठीक है? जब आप राय कायम कर लेते हो, तो फिर उसके बारे में आप कहते हो कि फलाँ चीज़ अच्छी या बुरी है, वो आपकी अपनी परसेप्शन होती है। हर बंदे की अपनी-अपनी परसेप्शन है। बाज़ औक़ात हमारी परसेप्शन हकीकत से हटकर होती है। जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, वो असल में नहीं होती। असल में हम उसको उस तरह देख रहे होते हैं, जिस तरह की हमें दिखाई देती है, ठीक है? फिर यहाँ अब हमने परसेप्शन में देखा कि मेरी जो परसेप्शन है, मेरा मेरा जो दिमाग में एक चीज़ों के बारे में एक पिक्चर है, वो किन चीज़ों से फ़र्क पड़ती है। एक है परसीवर, परसीवर कौन है? मैं खुद। मैं जो चीज़ें परसीव कर रही हूँ, जो मैं बाहर से नॉलेज गेट कर रही हूँ, मैं परसीवर हूँ। और मेरे अंदर जो भी कैफ़ियत है, मेरा नॉलेज, मेरी इंटरेस्ट की चीज़ें, मेरी एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड, सब कुछ मिलाकर मुझे बनाता है। तभी तो हर बंदा फ़र्क है। हर बंदे का अपना बैकग्राउंड है, हर बंदे का अपना एक सोच है, अपनी उसका इंटरेस्ट है। और दूसरा फिर ये होता है कि अगर एक बंदा और दूसरे बंदे की चीज़ें मैच भी करती हों, तो जो टारगेट का मतलब है, जो जिस चीज़ को वो देख रहा होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, वो आपकी परसेप्शन पर असर डालती है। ठीक है? अगर वो चीज़ जैसे बहुत ऊँचा जो लोग बोलते हैं, आपको याद रहते हैं, ठीक है? आप उनको इस तरह से याद करते हो, तो उनकी क्वालिटी की वज़ह से आप उसको परसीव कर लेते हो, और हर बंदा ही कहता है कि वो बहुत बोलता है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट, या बोलती है, आई एम सॉरी, ये ना हो कि लोग ये समझें कि सिर्फ़ जो है ये मेल जो है उनको अटैक हो रहा है। ख़वातीन तो ख़ैर वैसे बहुत ही बोलती हैं। तो उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन माहौल, कि आपको माहौल में अगर कोई चीज़ रखी हुई याद रह जाती है। एक बंदा है, आपको मिला पहली दफ़ा जब वो बहुत गुस्से में था। सारी उम्र आपको याद रहा कि वो बंदा, वो जिसको बहुत गुस्सा आता है। अरे भई, एक दफ़ा आपने उसको देख लिया था बेचारे को, आपने उसको पक्का ही समझ लिया है, ठीक है? तो ये होता है कि माहौल जिसमें आप उस चीज़ को देखते हो, आपको वो भी आपकी परसेप्शन बना देती है। क्लियर होगी बात? फिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो। थोड़ा-सा फ्यूचर बेस्ड होता है, कि जब आप किसी से कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, और फिर दूसरी एक्सपेक्टेशन हमने पढ़ी थी, हमारे अपने से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, और बड़ा दुःख होता है जब अपनी एक्सपेक्टेशन पे हम खुद पूरा ना उतरे। एक्सपेक्टेशन को उर्दू में कहते हैं तवक्कुआत। आपको लोगों से तवक्कुआत होती है। फिर हमने देखा था कि जो हमारी
अपने से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, वो किससे असरअंदाज होती है? हमारे पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम क्या होती है? जिसमें अ, आपकी खुद की इज्जत, आप खुद अपनी वैल्यू को क्या समझते हो और अपनी वैल्यू को दूसरे लोगों के लिहाज से क्या मेजर करते हो? आप क्या समझते हो कि आपकी वैल्यू क्या है? और जिन लोगों की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो अपने आप को हाई समझते हैं। और इसमें ये मैंने समझाया था तब कि जो जिनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है, वो ऐसे लोगों से मिला करें जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग कौन होते हैं? जो रोशन पहलू देखते हैं, रोशन ख़्याल होते हैं, तस्वीर का रोशन रुख देखते हैं। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है मेरी अपनी असेसमेंट है कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। उसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन ये वो बात नहीं है। इसमें ये है कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आई कैन डू इट और उसके ऊपर मैं कर गुज़रती हूँ। दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद एक और चीज़ देखी थी सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने अपने आप को असर्ट करना है। असर्ट करने का मतलब समझते हो? कि आपने अपना आप मनवाना है, ठीक है? आपने अपना आप किसी से ये मनवाना है कि मुझे भी ये चीज़ पसंद है, मैं भी ये कर म मतलब मुझे इग्नोर ना करें आप। इसे सेल्फ असर्टिवनेस कहते हैं। अपनी सजेशन, ओपिनियन को लेकर आपने उस पे कायम रहना, उसे असर्टिवनेस कहते हैं। लेकिन कहा ये जाता है कि आप असर्टिवनेस जो होती है ना, पॉज़िटिव रखा करें वैल्यूज़ पर, नेगेटिव ना किया करें, वरना लोग आपसे तंग पड़ जाएँगे, सफोकेट हो जाएँगे, आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो असर्टिवनेस होता है अपनी राय का यानी दूसरों पर कहना कि मेरी भी कोई राय है और वो कहना ज़रूरी होता है। उसके बगैर तो लोग वैसे ही खा जाएँगे आपको। तो इसलिए ये सेल्फ असर्टिवनेस है। उसके बाद 3 टाइप की इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन थी। इंटरनल डायलॉग, हम खुद से बातें करते हैं अंदर ही अंदर। सोलो वोकल कम्युनिकेशन, सोलो अकेला, वोकल आवाज़ के साथ। अकेले आवाज़ के साथ खुद से बातें करते हैं और अपने आप में ऊँचा यानी सोचते हैं। और सोलो रिटन है, डायरी वगैरह लिखने को कहते हैं, ठीक है? उसके बाद ये देखा गया कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में माहिर होना है, तो पहले इंट्रापर्सनल में तो हो जाइए। आप खुद की परख कीजिए, अपना देखिए अपने आप को, ठीक है? तो आपका अ, अपने आप को जब इवैल्यूएट करोगे, अपना बिलीफ आपने पीछे जो कुछ पढ़ा है, अपनी परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन सब चीज़ों का तुम्हें पता है, तो तब तुम दूसरों के बारे में समझ सकोगे और दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। आप में अगर कुछ फ्लॉज़ हैं, वीकनेसेस हैं, तो आप समझ लें कि और भी लोगों में होती हैं, ठीक है? आप कोई ऐसा नहीं कि खुदा न खास्ता हर कोई फरिश्तों की तरह होता है या आप खुद फरिश्तों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमने स्टीरियोटाइप पढ़ा था, ये मैंने आपसे कहा था और आपको याद है स्टीरियोटाइप जो है हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हम स्टीरियोटाइप करना शुरू कर देते हैं। कभी-कभार असम्पशन स्टीरियोटाइप करते हैं, वो क्या होता है कि आप किसी के बारे में पहले राय कायम कर लेते हो कि इस बंदे को इतना आता है और हो सकता है उसको ज़्यादा आता हो, लेकिन आप अज़्यूम कर लेते हो। यहाँ स्टीरियोटाइप से मुराद पता क्या है? जनरल आइडिया, चीज़ों के बारे में एक जनरल आइडिया बना लेना कि वो ऐसी होती हैं। जैसे फलाँ इलाके के लोग ऐसे होते हैं, फलाँ कौमें ऐसी होती हैं और इसके अलावा फलाँ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है? ये बातें बना लेना, फलाँ प्रोफ़ेशन के लोग ऐसे होते हैं। ये सब चीज़ें आप बना लेते हो, इसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। यूँ समझ लें कि आप एक सांचा बना लेते हैं और उसमें उस तरह की चीज़ों को डालकर हर एक पर एक ही स्टैम्प लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको, लोग कहते हैं कि बॉयज़ स्पोर्ट्स पे गुड होते हैं, लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, ऐसी बातें स्टीरियोटाइपिंग कहलाती हैं। ब्लैक पीपल बेस्ट एथलीट होते हैं, चाइनीज़ एक जैसे ये राइस खाते हैं, ये एक जैसे लगते हैं, ये कहना, तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। आपको बताया था मैंने। इस तरह मिडल क्लास लोग कैसे होते हैं, लोअर क्लास अनएजुकेटेड होते हैं, ख़वातीन कमज़ोर होती हैं, मेन स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस तरह की चीज़ें और ये सारी जो है इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं और इसके बारे में सिर्फ़ मैंने आपको बताया था ये एक बात कि स्टीरियोटाइप जो होते हैं ना, ये जनरल ओपिनियन होती है।
और इस पर आपको ये पता चलता है कि एक जनरल ओपिनियन होती है जो कि देखने में आपको बहुत सिंप्लीफाइड लगती है, लेकिन बाज़-औक़ात ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप जैसे मैंने पढ़ाते वक़्त आपको बताया था कि हम काफ़ी प्रेजुडिस होते हैं हिंदुओं के बारे में, हिंदू ऐसे होते हैं। आपने कुछ सुना, लेकिन जब आपकी मुलाकात खुदा ना ख़ास्ता हुई या कहीं आप वाक़ई किसी और मुल्क में आपने किसी राब्ता हो गया या आपके साथ कलीग है कोई हिंदू, तो आपने तो उससे भी बुरा उसको पाया। ठीक है? और कभी-कभार होता है कि आपने उसको सही पाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बातें हम करते हैं, वो क्या हो सकती हैं, ठीक और गलत भी हो सकती हैं। एक जनरलाइज़्ड ओपिनियंस है ये सारी की सारी। ठीक है? आह, आप कह रही हैं जो टॉपिक्स रह गए हैं, हमारे टॉपिक्स कोई नहीं रह गए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कौन से टॉपिक्स रह गए हैं? एक सिर्फ़ मुझे आपको सीवी थोड़ा-सा और बताना है, वो मैं आपको बता दूँगी, मैंने नोट किया हुआ है। हमारे टॉपिक्स नहीं रहते। आप मुझे मुस्कान आप ज़रा पूछ रही हैं, आप ज़रा मुझे बताएँगी कौन से टॉपिक रहते हैं? ये तो मज़ाक से मैंने कहा था वुमेन बोर्न परफेक्ट स्टीरियोटाइप है। ऐसे ये तो बात बात बनी हुई है ना, ये स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप होता है कि अ, एक आप चीज़ सीख लेते हैं किसी एक के बारे में, सबके बारे में वही कहना शुरू कर देते हैं। ये वो चीज़ है, ठीक है? वो तो जो मैंने आपको एक दफ़ा क्लास पढ़ाते हुए मज़ाक से कहा था कि मेन जो है कहते हैं ना हाँ, बस सीवी ही रहता है। मैं आपको वो 2 मिनट का काम है। जो आपको पेपर में आना है मैं करा दूँगी, डोंट वरी। वो मुझे याद है कि मैं आपको सीवी करा दूँगी। सीवी के बारे में हम ज़िक्र तो कर चुके हुए हैं। कवर लेटर और सीवी मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँगी, मैंने नोट किया हुआ है। तो ये सारा जो है स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है? और ये बाज़-औक़ात बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिर एक और चीज़ आपको मैंने बताई थी थिंकिंग के बारे में कि आप थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी है और हम 2 तरह की थिंकिंग करते हैं। उसमें हमने देखा था क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, जब नई चीज़ को अ, ब यानी सोचना, इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है? क्रिएटिव थिंकर को कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। और जो है आपका अम, इसके अलावा जिसमें नई चीज़ आप और चैलेंज करते हैं एग्ज़िस्टिंग चीज़ों को क्रिएटिव थिंकर्स और हमेशा क्रिएटिव थिंकर जो है वो इम्पल्सिव डिसीज़न लेते हैं। ये अब इस वक़्त पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं है, वैसे ही बस आपको गाइड कर दिया है। और ये टॉपिक जो है, ये सिर्फ़ आपको एहतियातन मैंने पढ़ाया था, ये आपकी सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ। ठीक है? क्रिएटिव थिंकर हैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, कोई नई चीज़ सोचते हैं और हमेशा हॉरिज़ॉन्टल थिंकिंग करते हैं। यानी लेटरल थिंकिंग करते हैं। एक चीज़ सोचते हैं, उसी तरह की एक और सोच लेते हैं, फिर एक और सोच लेते हैं। और जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं ना, वो पता है क्या होते हैं? वो एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं। वो हमेशा उनका जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना, वो ज़्यादा काम करता है। जो क्रिएटिव होते हैं, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा काम करता है। तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन उनकी होती है और वो पहले से मौजूद चीज़ों को सोचते हैं। फिर एक और चीज़ आपको दिखाई थी मैंने, वो थी अनक्रिटिकल थिंकर, ये भी एक कैरेक्टर होता है। अनक्रिटिकल थिंकर क्या होता है, वो बहुत ही स्टूपिड होता है और वो लोगों के पीछे जाता है। यानी जो लोग करते हैं ना, वो उनको फ़ॉलो करता है। वो अपना दिमाग नहीं लड़ाता और अगर उसमें कोई कमी रह जाए किसी चीज़ में या उसमें कोई यानी वीकनेस है अपने अंदर उसके अ, पर्सनैलिटी में, उसको नहीं मानता और प्रिटेंड करता है कि मुझे आता है। ये अनक्रिटिकल थिंकर था, ठीक है? तो और एक टर्म सिखाई थी मैंने आपको ग्रुप थिंक, वो ग्रुप थिंक का शिकार हो जाता है। यानी जो लोग सारे सोचते हैं वैसा सोचना शुरू कर देता है। ये मैंने आपको बस बताया था, आई बिलीव ये हमारा टॉपिक जो है वो खत्म हो चुका है ये सारा। तो आपने जो आज किया उसमें से सिर्फ़ आप स्टीरियोटाइप थोड़ा याद रखो लफ्ज़, इंट्रापर्सनल क्या होती है याद रखो और उसमें आप ये याद रखो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, परसेप्शन क्या होती है, ये याद रखो, ठीक है? और इसके अलावा आपने इसमें याद रखना है कि थिंकिंग के क्या तरीके हैं, क्रिटिकल, क्रिएटिव, अनक्रिटिकल। और अगर ये कोई पूछे कि जी आपका जो मैनेजर है से, उसको क्या होना चाहिए? तो आप क्या जवाब देती हैं? उसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्रिएटिव प्लस क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए।
तो ये आपने इसमें से ये सीखा। बाकी आपने प्रेजेंटेशन देखी है और प्रेजेंटेशन से आपने वो देखा है जो अब ऐसा है कि मैं जस्ट लेट मी चेक कि आपका जो हमारा जो नेक्स्ट है ना टॉपिक, हम उसको 1 मिनट देख लेते हैं और फिर मैं आपको जो आपका जो नेक्स्ट सेट मैं देखना चाह रही हूँ। जी, आपका रिपोर्ट वाला है। तो आपका जो रिपोर्ट वाला जब मैं कल पढ़ाऊँगी ना इंशाल्लाह आपको, उसमें मैं आपको बता दूँगी, एक तो रिपोर्ट्स के बारे में सारा कुछ आपको बता दूँगी, ठीक है? और इसके अलावा आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करती हूँ फिर से। मैं आपको 1 मिनट शेयर करने लगी हूँ रिपोर्ट राइटिंग, कल पढ़ाऊँगी आपको वैसे, क्योंकि आपके लिए बहुत थका देने वाला हो जाता है इतना कुछ। मुझे कोई मसला नहीं, मैं करा सकती हूँ शुरू। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने क्लाउड पे रिपोर्ट का जो कुछ पढ़ा है ना, एक आपको पीडीएफ में मिली हुई है, जिसमें पहली 2 रिपोर्ट्स आपने देखनी है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने दोबारा से वो रिपोर्ट्स वहाँ पर रिटन फॉर्म में, मेमो और लेटर की फॉर्मेट में भेजी है, टाइप हुई भी। आप ज़रा चेक कर लो, अगर वहाँ पे नहीं है तो मुझे मेंशन कर दो। मैं आपको गाइड कर दूँगी। आपको रिपोर्ट राइटिंग का यानी आइडिया हो जाए कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। और मैं आपको जो कल पढ़ाऊँगी असल में, आपको साथ रिपोर्ट का फॉर्मेट भी एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँगी। रिपोर्ट और प्रपोज़ल के बारे में आपको गाइड कर दूँगी क्योंकि ये फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपको कहा ना इंट्रापर्सनल, तो मैंने ऐसे ही आपको एक सपोर्टिंग पढ़ा दिया है कि शायद कहीं ऐसा ज़िक्र ना आ जाए। जिस तरह आपको याद है कि चैप्टर 9 पूरा मैंने आपको गाइड किया था सीए की बुक का, कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर वो पूरा चैप्टर है। तो इसी तरह ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रपोजल राइटिंग क्लियरली आपके सिलेबस में दिया गया है। तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिपोर्ट सारी हम देखेंगे, रिपोर्ट का फॉर्मेट देखेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट रिपोर्ट में क्या फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है ये। और फिर आपकी जो प्रपोज़ल जो राइटिंग है वो क्या है, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर पेज नज़र आ रहे हैं वो 72 पेजेज़ हैं। लेकिन प्लीज़ आप साथ-साथ नोट करते जाओ, कौन-सी चीज़ पढ़ने वाली रिवीजन में और कौन-सी नहीं पढ़ने वाली। ऐसे ही अपने आप को इतना ना ख्वार कीजिएगा कि आपसे पढ़ा ही ना जाए और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप जो है मिस कर दो। तो हम देखेंगे, कल मैं आपको गाइड करती जाऊँगी कि इसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और वो आप देखते जाओगे, ठीक है? तो दीज़ आर एक्चुअली 72 पेजेज़, जो कि आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ है। इसकी डेफिनेशन वगैरह तो आपको याद होनी चाहिए, वो आप याद कर लेना। और उसके बाद जी बस और मैंने कुछ आपको नहीं बताना। आपने मुझे सिर्फ़ ये गाइड कर देना है कि रिपोर्ट के जो जैसे अब देखो ना, कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज़ ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे लिखा है। बस इसको आपने हेडिंग पढ़नी है। इसके बारे में कुछ नहीं आपको पेपर में आने वाला। जी, आपको मैं और क्या आप कह रहे हैं? आपका जो इंशाल्लाह अगली क्लास होएगी ना, उसमें मैं नोट कर लेती हूँ, मैं आपको पहले सीवी करवा दूँगी, ठीक है? कन्वर्सेशन कंट्रोल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मुस्कान। आपको बिल्कुल पढ़ा दिया है, मैं रिवाइज़ करा दूँगी। नहीं, नहीं, हम कर चुके हैं, उसकी डेफ़िनेशन आपको मैंने करवा दी थी। मैं आप उसका शायद मेरा ख़्याल है वो क्लाउड पे नहीं पड़ा हुआ। मैं आपको क्लाउड पे रख देती हूँ, मैंने करवा दिया था आपको। उसकी बस डेफ़िनेशन ही आपने पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन दोहराते वक़्त आपको बता दूँगी, ठीक है? ये मैंने आपको उसकी जो है सारी, और आपको याद है 3 इंटू 3 राइटिंग प्लान जो था वो भी मैंने क्लाउड पे भी कल-परसों रखा है, मैंने चेक किया था, नहीं था वहाँ पे। वो वाला भी उसमें रख दिया है मैंने। और केस मेथड भी हम कर चुके हैं, केस मेथड भी चेक कर लें कि वहाँ पे अगर नहीं है, तो वो भी मैं आपको वहाँ पे रख दूँगी। शायद मैंने केस मेथड, मुझे याद पड़ता है, मैं चेक कर लूँगी, या तो हमने कैप्लन से किया हुआ है, ठीक है? या हमने कैप्लन से किया हुआ है या फिर हमने, मैं चेक कर लूँगी, अगर मैंने नोट्स में कुछ रखा हुआ है, तो वो मैं, अगर नहीं है तो आपके साथ शेयर कर लूँगी। और सीवी जो है ना, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दूँ कि 2 टाइप के सीवीज़ जो हैं वो आपके उसमें हैं, सीए की बुक में हैं। मुझे एक दफ़ा बस चेक करना है कि और मज़ीद सीवी की कोई टाइप्स अगर रखी हुई है कहीं पे, कैप्लन के अंदर या आपकी जो बुक है दूसरी, अ, आपकी जो आईसीएमए की बुक है, उसमें वो कर देंगे। और एक और बात आपको बतानी है, कल किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज था, आप में से शायद कोई होगा, कि आपने ये कहा कि आप हमें अ, वीक में 1 क्लास ले लें, लेकिन आप एंड तक जाते रहें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक डेडलाइन होती है ना हमारे पास कंप्लीशन ऑफ कोर्स की।
तो जब हम कर लेते हैं तो फिर आपको अब खुद चाहिए ना कि आप सारी रिवीजन करो, ध्यान से रिवीजन को प्लान करो, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं हो सकेगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीचर इसको प्रैक्टिस करता है। आपने कहा है जी क्लाउड पे, नाइला कह रही है कि क्लाउड पे पड़ा हुआ है कन्वर्सेशनल कंट्रोल, बस ठीक है, बिल्कुल सही। आप वहां से एक दफा रीड कर लो। देखो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिसका मीनिंग पता होना चाहिए बस। जैसे अब स्टीरियोटाइप है, अगर ना पता चले, अभी आपने एक्सटेम्पोरेनियस या एक्सटेम्पोर पढ़ा है या आपने इम्प्रॉम्प्टू पढ़ा है, अगर नहीं समझ आती मैन्युस्क्रिप्ट, ये क्या होता है मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग, अगर मैंने कभी पढ़ा ही ना हो तो मुझे क्या पता ये क्या है। तो इस तरह ये कुछ चीजें हैं जो आपके जिक्र आया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा यानी कहना या बात करना बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे हो जाता है। तो आपको, जैसे मैं कल भी मेरे साथ रहिएगा, नोट कर लीजिएगा मिस ने क्या कहा है पढ़ने को और क्या कहा है नहीं पढ़ना। तो इसी तरह जैसे ये मैंने कहा ना, नजर आ रहा है आपको कि आपका क्वालिटीज ऑफ अ रिपोर्ट है, सिर्फ आपने हेडिंग बस, बिल्कुल टाइम नहीं है। और मैं जिस लफ्ज शब्द जैसे कॉम्प्रिहेंसिव अगर मैं बता रही हूँ तो मैं बता दूंगी ना इसका मतलब क्या होता है। ये आपने वैसे भी, आपको याद है 7 सीज में भी हमने किया हुआ है, कुछ चीजें वैसी ही हैं, कुछ थोड़ी फर्क है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह उस पर गाइड कर दूंगी। का कोई और बात अगर पूछनी है तो आप पूछिए प्लीज, क्योंकि टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, 5-7 मिनट है। कोई चीज जो आपने पहले पढ़ ली हो और आपको बॉदर कर रही हो, आप पूछ सकते हैं। नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलें ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। और फिर हम कल रिपोर्ट और प्रपोजल को डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक हो गया जी? कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।